ओके दीपेंद्र ओके अभी बेटा अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, बस मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके तो सीक्वेंस इन सीरीज, तो सीक्वेंस इन सीरीज हम लोग कर रहे थे। तो सीक्वेंस इन सीरीज में कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे सबसे पहले। तो बेटा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, वो कुछ एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस भी हैं आपको सिखाने के लिए। बाकी और भी क्वेश्चंस मैंने पैकेज वगैरह के लिए आपको बता के रखे हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ पर एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा दिया है अभी। इस क्वेश्चन को देखिए सब लोग जरा ध्यान से। लिखा है इफ a1, a2, a3 डॉट 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 an are in AP, show that 1 upon under root a1 plus 1 upon मतलब जो स्क्रीन पे लिखा है वो आपको क्लियर कट नजर आ रहा होगा। ये क्वेश्चन है, आपको इसको प्रूफ करना है। जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसके बराबर आपको ये प्रूफ करना होगा। तो अगर किसी को आता है तो वो अपना करना चालू कर सकता है। इसको करना काफी आसान है। तो करने के लिए आप क्या करिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये एपी फॉर्म कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर नंबर फॉर्म कर रहे हैं एपी तो दैट इज a2 माइनस a1 का जो डिफरेंस होगा वही a3 माइनस a2 का डिफरेंस होगा। ठीक है ना, इज इक्वल टू ये जो डिफरेंस होगा हर जगह बराबर होगा डॉट 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 an माइनस 1। तो बेटा ये डिफरेंसेस जो होते हैं हर जगह सेम होते हैं, और ये जो डिफरेंसेस है उसको हम लोग एक कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, दैट इज डी। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन के लिए को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। जब हम डी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये एक पैटर्न का क्वेश्चन नहीं है, ऐसे कम से कम 10-12 क्वेश्चन बनेंगे। सबको करने का तरीका एक ही होता है। अगर आप एक भी ढंग से समझ जाएंगे तो आपसे पैकेज वाले भी हो जाएंगे और मेरे वाले जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो भी आपसे हो जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, डी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो जब हम डी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डी अंदर हर टर्म में आ जाएगा। अभी तो हम एक एक स्टेप लिख रहे हैं। तो हमने डी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। आई थिंक सबको मेरी बात यहाँ पे बहुत क्लियर कट नजर आ रही होगी। हमने स्पीड बहुत धीरे कर दी है। तो मैंने इसको सर डी से मल्टीप्लाई डी से डिवाइड किया पूरी इक्वेशन में सर। हाँ बेटा, डी से मल्टीप्लाई और डी से डिवाइड किया अभी हमने इक्वेशन में, और कोई काम नहीं किया। अब बेटा हम लोग जो डी होता है डी, उस डी को लिखेंगे जो ऊपर डी है। नीचे अगर a1 और a2 है तो ऊपर हम डी को लिखेंगे a2 माइनस a1। ऊपर हम डी को लिखेंगे a2 माइनस a1। ठीक है, ऊपर वाले हम डी को क्या लिखते हैं, a2 माइनस a1। और नीचे वाला जो है इसको एज इट इज लिख देंगे रूट a2 प्लस रूट a1 प्लस ये वाला जो ऊपर वाला डी है उसको लिख देंगे a3 माइनस a2। नीचे लिख देंगे a3 प्लस a2 जो लिखा हुआ एज इट इज, प्लस डॉट 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 ऊपर वाला जो d है उसको हम लिखेंगे an, क्या लिखेंगे an माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय रूट an माइनस 1 प्लस रूट an। ये बेटा हमने लिख दिया। नेक्स्ट बेटा आप रैशनलाइज करेंगे क्या? हाँ यस बेटा, अब इसको रैशनलाइज करेंगे। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपको ये क्लियर कट नजर आने लगेगा। अगर आप इसको रैशनलाइज ना भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। जो ऊपर वाला जो टर्म लिखा हुआ है ना, ऊपर वाला टर्म, उसको आप 2 बार लिख सकते हैं। जैसे आप लिखते हैं, या तो आपको रैशनलाइज करने आता है, मतलब 2 तरीके, आप या तो आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से कर लीजिए या आप रैशनलाइज कर लीजिए। तो बेटा जब आप रैशनलाइज करेंगे तो मेरे को यहाँ पे जगह कम है तो मैं नीचे आपको यहाँ प्रॉपर लिख करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए, जैसे आपका ये टर्म है a2 माइनस a1, ठीक है, तो ये क्या लिखा है, रूट a2 प्लस रूट a1। अगर आप रैशनलाइज करना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे लिखेंगे रूट a2 माइनस रूट a1 होल डिवाइडेड बाय रूट a2 माइनस रूट a1। ओके, तो बेटा अपने आप को म्यूट कर लो, अपने आप को म्यूट करो बेटा जिसकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो रैशनलाइज करना अब आप समझ गए होंगे। तो ये रिजल्ट बेटा क्या आएगा,
ऊपर वाला रिजल्ट क्या आएगा, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा a2 माइनस a1, ऊपर आएगा, क्या ये बात सबको क्लियर है, रूट a2 माइनस रूट a1 होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी डिनोमिनेटर में लगेगा तो रूट a2 का स्क्वायर हो जाएगा a2 और रूट a1 का स्क्वायर हो जाएगा a1। तो बेटा ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने आपको ये एक टर्म सिंप्लीफाई करके दिखा दिया है, आप ऐसे बाकी भी टर्म आपको सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे। तो बेटा अगर हम इसमें स्टेप में जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये बन जाएगा 1/d टाइम्स, तो आपने जब पहले वाले टर्म को सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बन गया, ये बन गया रूट a2 माइनस रूट a1। क्लियर है, रूट a2 माइनस रूट a1। तो बेटा जब दूसरे वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा रूट a3 माइनस रूट a2। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक, प्लस डॉट 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 रूट an माइनस रूट an माइनस 1। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, ब्रैकेट क्लोज। तो यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है। अब बेटा यहाँ पर क्या होता है, एक सिमेट्रिकल पैटर्न फॉलो होता है जिससे हम नंबर ऑफ टर्म्स कैंसिल करते हैं। तो हम आज आपको नंबर ऑफ टर्म्स कैंसिल करना सिखाते हैं, क्योंकि कई टीचर्स क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कैंसिल करने के बाद कहते हैं एक पहला बचा और एक आखिरी बचा, लेकिन वो बचा कैसे वो हम आपको क्लियर कट नजर दिखा रहे हैं, वो आप समझिए। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज यूज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज में देखो बेटा, मैं नेक्स्ट पेज में अब लिखने चले जा रहा हूँ। तो सबसे पहला टर्म क्या था बेटा, देखो वो था रूट a2 माइनस रूट a1। देखो बेटा ये वाला पहला टर्म क्या है, रूट a2 माइनस रूट a1। फिर बेटा दूसरा टर्म क्या है, रूट a3 माइनस रूट a2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर बेटा डॉट 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 हमने लगाया, डॉट डॉट लगा के हमने क्या लिखा, रूट an। इस तरीके से आप डॉट डॉट लगाइए, ऊपर से नीचे लिखिए रूट an माइनस 1। इस तरह से हमने लिख दिया। अब बेटा अगर हम सारे टर्म्स को कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन जब होता है तो उसका एक पैटर्न फॉर्म होता है। तो आप देखिए पैटर्न कैसे फॉर्म हो रहा है, ये डायगोनल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये प्लस का a2 माइनस के a2 से, प्लस का रूट a3 माइनस के रूट a3 से, तो ऐसे करके डायगोनल पैटर्न फॉर्म होगा। तो डायगोनल पैटर्न से क्या होगा, डायगोनल पैटर्न से जब फॉर्म होगा तो सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ एक टर्म बचेगा, वो बचेगा रूट an और दूसरा टर्म बचेगा रूट a1। ठीक है, ध्यान से देखो, किसी को ना समझ में आया तो हमसे बताए। जब हम डायगोनली सबको कैंसिल करेंगे ऐड करने पर, ये सब जब ऐड होंगे ना, तो ऐड करने पर जब सभी कैंसिल होंगे तो एक पहला टर्म बचेगा, दिस इज माइनस रूट a1, और एक आखिरी टर्म बचेगा, दिस इज रूट an। ठीक है, और अब हम अपने क्वेश्चन में वापस चले जाए तो हमारे क्वेश्चन में क्या था, डिनोमिनेटर में था 1/d। डिनोमिनेटर में क्या था, 1/d, तो हमने 1/d इसको वापस लिख दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अब हम इसको और भी सिंप्लीफाई करते हैं। यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। अब बेटा ये 1/d है, अगर हम इसको रैशनलाइज करेंगे ऊपर वाले टर्म को, तो जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये रैशनलाइज करने का तरीका अब आप समझ गए होंगे। ये हो गया रूट an प्लस रूट a1। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, इनटू ब्रैकेट रूट an प्लस रूट a1। ये भी टर्म सबको क्लियर है, क्योंकि मैं काफी धीरे धीरे आपको समझा रहा हूं। 1/d टाइम्स, तो बेटा ये a प्लस बी a माइनस बी हो गया, तो ये हो गया an माइनस a1 होल डिवाइडेड बाय क्या हो गया, रूट an प्लस रूट a1। ठीक है, तो बेटा जो हमको प्रूफ करना था, जरा प्रूफ वाली टर्म की तरफ जाओ। देखो बेटा क्या प्रूफ करना है, प्रूफ में है न्यूमरेटर में n-1 है और डिनोमिनेटर में रूट a1 प्लस रूट an है। तो बेटा आपका डिनोमिनेटर तो आ गया, क्योंकि मैंने उसको अपीयर करा लिया रैशनलाइज करके, और बाकी टर्म में अब ये बना देता हूं आपकी। तो क्या बनेगा 1/d टाइम्स ऊपर क्या है बच्चों, an माइनस a1। an क्या होता है, an होता है बेटा a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये an की वैल्यू होती है, ये मैंने an की वैल्यू पुट कर दी, होल डिवाइडेड बाय रूट an प्लस रूट a1। तो ये वाला टर्म सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये a1 से a1 कैंसिल हो गया, और अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपको प्रूफ करना था वो निकल आ गया है। तो मैं अब इसको फाइनल लिख देता हूँ, 1/d टाइम्स n-1 d
होल डिवाइड बाय रूट an प्लस रूट a1। तो बच्चों यहाँ पे क्लियर कट पूरी बात आपको समझ में आ गई है कि ये d से d कैंसिल हो जाएगा और आपका सॉल्व होकर के आएगा n-1 होल डिवाइड बाय रूट an प्लस रूट a1। ओके, तो जो हम लोग को प्रूफ करना था वो प्रूफ वाला टर्म आ गया है। अभी किसी को नहीं समझ में आया हो तो वो हमसे दोबारा पूछ सकता है। ओके सर a1 प्लस n-1 इंटू डी वाला टर्म समझ में नहीं आया। अच्छा, ये वाला टर्म बता दें तो बेटा जैसे एपी का जो nth टर्म है वो nth टर्म आपने एमएटी सर से जैसे क्लास की होगी तो उन्होंने nth टर्म ऑफ द एपी बताया है। तो बेटा मैं nth टर्म ऑफ द एपी जो होता है वो tn से भी लिख सकते हैं, देखो स्क्रीन पे सबसे ऊपर an से भी लिख सकते हैं। तो nth टर्म एपी क्या होता है, वो होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू टी, ये होता है। और बेटा आपका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है a1 है, तभी हमने nth टर्म लिखा। तो कई लोग nth टर्म को tn लिखते हैं और कई लोग nth टर्म को en लिखते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, दैट इज nth टर्म। तो nth टर्म क्या होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी। बोलो बेटा समझ में आया कि फिर से बताएं। सर इस क्वेश्चन की अप्रोच में ये बता दीजिए हमने 1/d से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया सर, मतलब वो कैसे पहचानेंगे सर, कैसे करेंगे? बेटा ये एक पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में। मैथ्स में क्या होता है, एक पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन इसी पैटर्न का है। अब देखो ऐसे कम से कम 10 क्वेश्चन बनेंगे, सबका पैटर्न सेम होता है। ये देखो मैंने तुम्हारे सामने आगे भी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा रखा है, ये भी इसी पैटर्न पे होगा। फिर से देखो हम आगे और जा रहे हैं, ये देखो मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा रखा है, वो भी इसी पैटर्न पे होगा। ये सारे पैटर्न के क्वेश्चन सेम होते हैं। सर जिस डिनोमिनेटर में मतलब a1 a2 होगा तो उसमें d का अप्रोच होगा सर। हाँ बेटा ऐसा आप समझ सकते हैं। बाकी मैथ्स तो प्रैक्टिस से आती है और किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन हो सकता है। हम लोग ये कोशिश करते हैं कि एक वैरायटी का क्वेश्चन समझा दें, क्योंकि एक को समझाने के बाद वैसे 10 बन जाते हैं। तो अगर आपको ये एक प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप दूसरे को भी अप्रोच से कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को अभी और प्रॉब्लम हो तो भैया वो मेरे से पूछे, मैं दोबारा भी बताने के लिए तैयार हूँ। तो मैं नाम ले लेता हूँ, बल्कि अक्षत, अमन, अनमोल, अंशुमन, अरुणिमा, अस्तित्व, भार्गवी, भव्य, चंद्रांशु, दीपेंद्र, गर्भ, हरप्रीत, हर्षिल, कौशिक, हरनी, केतन। किसी को पूछना है तो पूछ लो, बहुत सारे लोग हैं, नाम किसका लें। किसी को इस क्वेश्चन की अप्रोच में अभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता दे, मैं दोबारा पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। ये नोट्स तो आपके पास चले ही जाएंगे। हेलो सर ऐसे Yes, बेटा, प्रूवन बताइए। टाइप वाले क्वेश्चन में हम लोग 1/d से वो करवाते हैं क्या? क्या कह रहे हो बेटा, आवाज नहीं आ रही है। सर मतलब इस टाइप के क्वेश्चन से, मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन था उससे हम लोग हाँ, सर वो इसी 1/d टाइप से से किए कर जाते सकते हैं। हैं। हाँ बेटा ऐसे ही किए जाते हैं। यस बेटा, और कोई इसका तरीका नहीं होता है। हाँ बेटा तुषित बताओ, क्या कह रहे हो? सर, ये बिना रैशनलाइजेशन के नहीं हो सकता है? नहीं बेटा, बिना रैशनलाइजेशन के नहीं हो सकता। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? ओके ठीक है, और किसी को डाउट? ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है ओके। तो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा रखा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इफ a1 a2 a3 डॉट 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 a and b and ap prove that 1 upon a1 a2 plus 1 upon a2 a3 ऐसे करके लिखा हुआ है और आपको ये क्वेश्चन प्रूफ करना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको लिखना होगा वही कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, a3 माइनस a2 is equal to dot 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 an minus 1। ये क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस। उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, अभी हमने पैटर्न बताया था ना, d से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो अब बच्चों हम d से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। देखो मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मतलब कोई अच्छा भी होगा तो उसको भी समझ में आ जाएगा, जो पढ़ाई में बहुत कमजोर भी अपने आप को समझता होगा उसको भी समझ में आएगा। तो मतलब आपको सिर्फ हमारी स्क्रीन पे ध्यान से देखना है। तो बेटा हमने d से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बिल्कुल वही पैटर्न मैंने यूज किया जो भी मैंने आपको समझाया है। तो बेटा अभी हम क्या बता रहे थे कि आप क्या लिखेंगे कि जो d होता है उसको लिखेंगे आप a2 माइनस a1, ये मैंने लिख दिया, नीचे वाले नंबर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ a2 a3 है तो यहाँ पे लिखेंगे a3 माइनस a2 अपॉन a2 a3 प्लस डॉट डॉट डॉट
यहाँ लिखेंगे an माइनस an माइनस 1 अपॉन an माइनस 1 इंटू a। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल वही पैटर्न हमने फिर से यूज किया। ठीक है, सबको क्लियर है? ठीक, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, पेज टर्न अप कर रहे हैं। तो ये बन गया 1/d टाइम्स ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा जो आपने लिखा है ना, जैसे देखो मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, तो उसको अब अलग लिखो। इसको ऐसे लिखो a2 अपॉन a1 a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2 प्लस a3 अपॉन a2 a3 डिवाइड करते जाओ अलग अलग हर टर्म से। तो ये बन जाएगा बेटा, दिस इज a2 अपॉन a1 a2 माइनस a1 अपॉन a1 a2, ये मैंने अभी पहले टर्म को लिखा, ठीक है, प्लस दूसरा टर्म लिख रहे हैं। दूसरा टर्म है a3 अपॉन a2 a3 माइनस a2 अपॉन a2 a3 प्लस डॉट 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 an, एक सेकंड में पिछले देख लूं, भूल गया मैं, an, हाँ an लिखा है पहले, an अपॉन an माइनस 1 इंटू an माइनस an, ठीक है, ये पीछे से मैं देख देख के लिख रहा हूँ, an होल डिवाइड बाय an माइनस 1 इंटू an माइनस an माइनस 1 होल डिवाइड बाय an माइनस 1 इंटू an। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पीछे से देखा और उसको लिखा है, और कुछ काम नहीं किया नया से। तो 1/d, तो बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो a2 से a2 टर्म कैंसिल, मैं कैंसिल कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये देखो टर्म्स आपके कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये टर्म्स बेटा एकदम धीरे धीरे आराम से तुम कैंसिल करो, ठीक है। जब कैंसिल करोगे तो क्या बचा, ये बचा 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2, ये आपका पहला टर्म बचा। तो दूसरा 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3, ठीक है भाई, बताते चले जाना अगर किसी को समस्या हो। 1 अपॉन an माइनस 1 माइनस 1 अपॉन an, ठीक है। अब मैं कलर चेंज कर देता हूं, क्योंकि फाइनल आंसर पे जब मैं पहुंचता हूं तो वहां पे रेड कलर करने वाला होता हूं। ओके, तो यहां तक पहुंच गया। उसके बाद बेटा हमने कैंसिलेशन का मेथड आपको समझाया था। ये वाला टर्म लिखिए, उसके नीचे ये वाला टर्म लिखिए, फिर उसके नीचे ये वाला टर्म लिखिए। ऐसे करिए, आप करिए 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन a2, फिर लिखिए प्लस, तो लिखिए 1 अपॉन a2 माइनस 1 अपॉन a3 प्लस, ऐसे डॉट 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 लगाइए, फिर लिखिए 1 अपॉन an माइनस 1 माइनस 1 अपॉन an। अगर आप इस तरह से कैंसिलेशन करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना हमेशा आपसे टीचर कहेगा कि कभी पहला बचा कभी आखिरी बचा, आप समझ ही नहीं पाओगे पहले वाले में 2 टर्म है कौन सा पहला। तो बेटा देखो इसमें कैंसिलेशन चेंज हो गई है, इसमें कैंसिलेशन ऐसे हो रही है, इसका डायगोनल देखो बेटा पलट गया, इस तरह से कैंसिलेशन, ठीक है। इसलिए हम कह रहे थे कि जो हम पहले बता रहे थे उस पर ध्यान देते, तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको कैंसिलेशन यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो 1/d टाइम्स कौन सा टर्म बचा, एक बचा 1 अपॉन a1 माइनस 1 अपॉन an। अब बेटा जो प्रूफ करना है हम उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखो बेटा प्रूफ करना क्या है, प्रूफ करना है न्यूमरेटर में चाहिए n माइनस 1 और डिनोमिनेटर में चाहिए a1 an, ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों ये हो गया 1/d टाइम्स, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो गया a1 an, तो ऊपर एलसीएम में क्या आएगा an माइनस a1। अब आप सब समझ गए होंगे, ठीक है, पहले जैसा क्वेश्चन है, an की वैल्यू आप पुट करिए, an की वैल्यू क्या होगी, an की वैल्यू होगी a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका ये खत्म हो चुका है, क्वेश्चन इज ओवर नाउ। तो ये बेटा d से d मैं थोड़ा सा लिख देता हूं उसको, और तो बेटा यहाँ पर क्या था a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a1, ठीक है बेटा। तो उसको कैंसिल कर लीजिए, जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये a1 से a1 कैंसिल हो जाएगा, d से d कैंसिल हो जाएगा, और आपका फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा n माइनस 1 होल डिवाइड बाय a1 an। दिस इज बेटा आपका ये फाइनल आंसर, ठीक है। तो किसी को प्रॉब्लम हो तो वो अभी भी हमसे समझ सकता है, बाकी मैंने क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही कराया है जैसे आपको कराए जा रहे हैं।
ठीक है भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछे, मैं आपको बताने के लिए दोबारा भी तैयार हूँ। ठीक है, सबको क्लियर है? ओके, आवाज आ रही है मेरी सबको? यस हाँ देखो देखो, हाँ कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो भाई, मैंने बहुत स्पीड धीरे धीरे करके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों, इसको रिमूव कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हाँ भाई बच्चों, तुम लोग से Yes, sir. रिस्पॉन्स ले लेते हैं। ओके, इसको क्वेश्चन दिखा दीजिए। क्वेश्चन दिखा दें, ये वाला अभी नोट्स में पहुंच जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। If A1, A2, A3 dot 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 A and B and AB prove that 1 upon A1 A2 plus 1 upon A2 A3 dot dot dot, इस तरह से लिखा हुआ है। तो बस इसमें मेन चीज ये होती है कि आपको कैंसिलेशन बहुत प्रॉपर पता होना चाहिए। अगर आप गलत ढंग से कैंसिलेशन कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि कैंसिलेशन में गलती क्या हुई है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है और उसमें काफी बच्चे गलत कर देते हैं उसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका एनसीईआरटी का ही है, मतलब मिलता जुलता है। स्टार्ट ले रहे हैं, स्टार्टअप लीजिए। लिखा है बच्चों, चलो लिखो मेरे साथ, द सम ऑफ n टर्म्स, सारे बच्चे हमारे साथ लिखो, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP आर इन द रेशियो, are in the ratio 3n plus 8 is to 7n plus 15। ठीक है, फिर लिखा है find the ratio of their 12th terms, 12th। ठीक है, तो लिखा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2AP आर इन द रेशियो। तो बच्चों इसमें दिक्कत ये होती है बच्चों को, वो क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, वो सोचते हैं यहाँ पर एक AP है, लेकिन बच्चों अगर ध्यान दो ये एक AP नहीं है, ये यहाँ पे क्लियर कट कहा गया है कि ये 2 AP है। क्योंकि इस तरह के आपके पास 2 से 4 क्वेश्चंस बने हुए जिसमें आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं और आप हमसे डाउट पूछ रहे हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैंने आपको दिया था प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें जो nth टर्म का रेशियो प्रूफ करना था वो 2m-1 और 2n-1 प्रूफ करना था, लेकिन बेटा वहां पर सिर्फ एक ही एपी थी, लेकिन यहाँ पर एक एपी नहीं है, यहाँ पर 2 एपी की बात कर रहे हैं। अगर 2 एपी हैं तो उनके फर्स्ट टर्म अलग अलग होंगे और कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग होंगे। तो जब बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये 2 एपी है, वो क्या सोचते हैं वो एक ही एपी है और उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस वगैरह सब सेम ले रहे हैं और बहुत अजीबोगरीब तरीके से सॉल्व करके हमको भेज रहे हैं। तो बेटा ये एक एपी नहीं है, ये 2 एपीज की बात चल रही है। तो आप अपने हिसाब से कॉपी में लिख लीजिएगा कि दोनों एपीज के फर्स्ट टर्म क्या है, A1 और A2 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, D1 और D2 है। ठीक है, ये आप अपने आप से लिख लेंगे। जब आप अपने आप से ये लिख लेंगे तो हम इसके आगे सॉल्यूशन लिखते हैं, दिस इज सॉल्यूशन। तो बेटा हम यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा पहली एपी के n टर्म्स का सम क्या होगा, वो होगा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1। ठीक है, और दूसरी एपी के n टर्म्स का सम क्या होगा, वो होगा n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। ये 2 एपी के सम्स का रेशियो, टर्म्स नहीं सम, क्वेश्चन में देखो सम लिखा है। तो बेटा वो रेशियो कितना है, वो रेशियो है 3n प्लस 8 होल डिवाइड बाय 7n प्लस 15, ये रेशियो बेटा गिवन। अब बेटा अब आप इसको सिंप्लीफाई ना करिए, क्योंकि सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। सबसे पहले आप ये देखिए, अब आपको निकालना क्या है, ध्यान दो क्या निकालना है, उसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं। अब आपको सम का रेशियो नहीं निकालना है, अब आपको 12 टर्म्स, उनके जो 12th टर्म है उनका रेशियो निकालना है। तो लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया और क्वेश्चन गलत किया हुआ है।
तो रेशियो ऑफ 12th टर्म निकालना। तो 12th टर्म बेटा क्या होगा, पहली एपी का 12th टर्म होगा A1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D1 डिवाइड बाय दूसरी एपी का होगा A2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू D2। तो आपको ऊपर वाली चीज गिवन है और नीचे वाली चीज का रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो आपको मैंने क्लियर कर ही दिया है। तो बच्चों बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है। ध्यान दीजिए, जो ऊपर वाला आपके पास रिलेशन गिवन है वो रिलेशन किसके इक्वल है, वो इक्वल है 3n प्लस 8 होल डिवाइड बाय 7n प्लस 15 के। अगर हम किसी भी तरीके से ऊपर वाली इक्वेशन यानी जो इक्वेशन 1 है उसके LHS को जो आपको निकालना है उससे कंपेयर करें तो वो कंपैरिजन कैसे होगा। सर आप हमसे कहेंगे कि सबसे पहले ये सर n/2 कैंसिल कर लीजिए। अब आपके पास जो गिवन है सर वो गिवन है 2a1 प्लस n-1 इंटू D1 होल डिवाइड बाय 2a2 प्लस n-1 इंटू D2, ठीक है। अगर आप इसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करेंगे तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा n-1। मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे कि ऊपर नीचे जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो इस एक्सप्रेशन को कुछ मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं 2 से डिवाइड करने पर, ठीक है। अब बेटा देखो, ध्यान से देखो, हम चाहते हैं कि ये वाला जो टर्म है यानी जिसको मैं अभी दिखा रहा हूं ये वाला, ठीक है, मेरे को ये वाला जो टर्म है अगर ये वाला टर्म मैं जस्ट इसके इक्वल करना चाहूं, ये वाला टर्म अगर मैं इसके इक्वल करना चाहूं तो ये इक्वल कब हो सकता है, जब इनके सारे कोफिशिएंट्स क्या हो जाए, सेम हो जाए। और सारे कोफिशिएंट सेम होने का मतलब A1 तो पहले ही सही है, A2 भी पहले सही है, D2 और D1 में प्रॉब्लम है उसको मैं सही कर देता हूं। तो ठीक है ना, उसको मैं सही कर देता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कहूंगा कि अगर कोफिशिएंट सेम करने हैं तो n-1/2 की वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, 11 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, दैट मींस n-1 इज इक्वल टू 22, दैट इज n इज इक्वल टू 23। अब आप हमसे कहेंगे कि सर n की वैल्यू जब 23 होगी तो ये जो क्वांटिटी है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, मतलब नीचे वाला ब्रैकेट A1 प्लस 11D1 अपॉन A2 प्लस 11D2 के इक्वल हो जाएगा अगर n की वैल्यू 23 हो। तो अब आप कहेंगे n की वैल्यू 23 पे दोनों इक्वल है, ठीक है ना। तो n की वैल्यू जब 23 होगी तो ये दोनों आपस में इक्वल है और ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो इसका मतलब जब दो चीजें आपस में इक्वल है तो उनके RHS भी इक्वल होंगे। इसका मतलब आपके जो टर्म्स का रेशियो होगा उसको निकालने के लिए आप डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हैं, n की वैल्यू 23 पुट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप हमारी बात को ध्यान से सुनेंगे तो ही आप समझ पाएंगे। तो मैंने कोई काम नहीं यहाँ नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना काम किया है कि मैंने n की वैल्यू 23, मैंने कहा जब n की वैल्यू 23 होगी तो जो टर्म्स का रेशियो है और जो सम का रेशियो है वो दोनों आपस में n की वैल्यू 23 पर इक्वल हो जाएगा और जो टर्म्स का रेशियो है वो मैं आसानी से निकाल लूंगा। तो मैं टर्म्स का रेशियो निकालता हूं, तो दैट इज A1 प्लस 11D1 होल डिवाइड बाय A2 प्लस 11D2। तो वो रेशियो क्या आएगा, 3 इंटू 23 प्लस 8 होल डिवाइड बाय 7 इंटू 23 प्लस 15। तो बेटा इसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 77 अपॉन 176 और ये 11 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा 7:60। तो बेटा आपका आंसर आ गया 7:60। आपका आंसर आ गया 7:60। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। सर अगर हम लोग हाँ पूछो बेटा, पूछो क्या कह रहे हो। सर अगर हम लोग 77/176 तक की रखे तो गलत है। हाँ नहीं बेटा गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन एक्चुअली में हमने एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन देखा था उसमें प्रूविंग के लिए भी कुछ
क्वेश्चन है, तो प्रूविंग वो कह रहे हैं कि 7:16 प्रूव करो, इसलिए मैंने आपको डिविजिबल करके दिखाया। लेकिन अगर आप 77/176 भी लिख देंगे तो भी सही है, आपका कोई नहीं काट सकता। ओके, तो अभी किसी को कोई समस्या हो तो हमसे भाई दोबारा पूछे, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर 2 एपी के लिए कहा गया है, 1 एपी के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस बच्चों का इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि वो 1 एपी सोच के कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में लिखा है कि यहाँ पर 2 एपी है। ओके, तो मैं पूछ लेता हूँ किसी बच्चे से। ओके, अरुणिमा तुम्हें समझ में आया है बेटा? अरुणिमा ने जवाब नहीं दिया। ओके, मैसेज किया है, ठीक है। ओके, दीपेंद्र बेटा तुमको समझ में आया? सर n-1/2 को 11 के इक्वल किया सर, ये एक बार बता दीजिए सर। हाँ बिल्कुल बताते हैं बेटा। देखो ध्यान से, हमारे पास सम्स का रेशियो गिवन था। सम्स का रेशियो देखो क्या गिवन है, मैं रीडिंग मोड में कन्वर्ट कर देता हूं। ये देखो बेटा, ये सम्स का रेशियो गिवन है, ठीक बेटा। और हमको रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें टर्म्स का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इस वाली क्वांटिटी को, यानी इस वाले फ्रैक्शन को मैंने इस वाले फ्रैक्शन के बराबर करने की कोशिश की, यानी कि मैंने इस वाले फ्रैक्शन को इस वाले फ्रैक्शन के बराबर करने की कोशिश की। और जब मैं इन दोनों को आपस में बराबर करूंगा तो ये दोनों पता है कब बराबर हो सकते हैं, जब n की वैल्यू क्या हो 23। तो आपने कैसे बराबर किया, आपने कहा कि सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने सबसे पहले ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया। जब मैंने 2 से डिवाइड किया तो आपका ये एक्सप्रेशन आ गया। और अगर हम इस एक्सप्रेशन को ये एक्सप्रेशन बनाना चाहते हैं तो ये तभी हो पाएगा जब n की वैल्यू क्या हो 23। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप n की वैल्यू 23 डाल के चेक कर लीजिए। इसमें डालिए डायरेक्ट 23 - 1 कितना हुआ 22। 22 डिवाइड बाय 2 दैट इज 11d1। देखो 11d1 लिखा है, तो n की वैल्यू 23 पर क्या हो गए, मतलब जो सम्स का रेशियो है वो टर्म्स के रेशियो के बराबर हो गया। तो मैंने क्या किया, n की वैल्यू 23 पर डायरेक्टली टर्म्स का रेशियो निकाल लिया। मतलब सर n-1/2 को हमने 11 के इक्वल किया। बिल्कुल, तभी बेटा वो इक्वल हो पाएंगे आपस में, वरना ओके इक्वल हो ही नहीं पाएंगे। ओके, मैं और पूछ लेता हूं। ये कोई बच्चा है गर्व, गर्व आपको समझ में आया है? क्या आवाज नहीं आ रही है? हरमीत आपको समझ में आया? हरप्रीत आपको समझ में आया? यस सर, आ रहा है। यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। ओके, तान्या तुमको मेरी आवाज आ रही है, तुमको समझ में आया बेटा? ओके, आवाज नहीं आ रही है, चलो ठीक है। तान्या, अगर तुम्हारा शायद जूम नहीं काम कर रहा हो तो तुम जूम को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करो, क्योंकि तुम्हारे में ये आइकन नहीं दिखा रहा है एक। ठीक है। ओके, मेहुल आपको समझ में आया बेटा? मेहुल गर्ग, मेहुल गर्ग, उदीक्षा, देवांश, मेहुल, इन सबके जो हैं इन लोगों ने symbols जो ऑडियो हैं, से कनेक्ट ही नहीं। हाँ पता नहीं समझ कैसे रहे, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चे इतने सारे पढ़ रहे हैं, क्या इनका प्रॉपर जूम काम नहीं कर रहा होगा? बेटा आपका अगर जूम नहीं काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, ठीक है, ओके गुड, ठीक है, ठीक, ओके ओके ओके, तो सर उनका ऑडियो ही ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं, ठीक। ओके, तो मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। सबको मेरी आवाज आ रही होगी? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सबको मेरी? यस ओके सर। ओके यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द सम्स of m and n terms of AP is m square is to n square. Show that the ratio of their mth and nth
terms square is 2m minus 1 is to 2n minus 1. ठीक है बेटा? ओके, ये शायद यश का भी डाउट था ना? ठीक है। तो रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n टर्म्स ऑफ AP is m square is to n square। बेटा अपने आप को म्यूट कर लो। तो बेटा ये क्वेश्चन सर आपके 2m सामने प्लस 1 है या 2m माइनस 1 है? 2m minus 1, 2m minus 1 है, 2m minus 1, this is 2m minus 1। ठीक है? तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने दिया है आपकी स्क्रीन पे, बस आप अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा क्वेश्चन पूछ के। -1। सर ये मेरा डाउट नहीं था। ओके, हो सकता है दूसरे बैच से हो। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन सर काफी सारे बच्चों से हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 2 AP नहीं है, अब यहाँ पर 1 AP है। अगर आप दोबारा हो गया है ना, मतलब अगर आप कर चुके हैं तो आप उसको दोबारा बहुत जल्दी कर लीजिए फिर अपनी कॉपी में, आपको फिर टाइम नहीं लगना चाहिए। और जिन्होंने नहीं किया है तो मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो बेटा बस यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि आप लोग से क्वेश्चन इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक एपी दी है। अगर एक एपी दी है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूरी तरीके से सेम होगा। क्लियर है? तो फर्स्ट टर्म क्या होगा बेटा? फर्स्ट टर्म बताइए एपी का। A1 लेट कर लीजिए और कॉमन डिफरेंस D1, या A और D लेट कर लो, एक ही एपी है। ओके, तो सम्स का रेशियो बेटा गिवन है, तो सम्स का रेशियो हम लिखते हैं पहली एपी के m टर्म्स का, तो हो जाएगा m/2 2a प्लस m-1 इंटू d। ठीक है? होल डिवाइड बाय उसी सेम एपी के n टर्म्स का सम n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हो गया। और बेटा ये सम्स का जो रेशियो है वो किसके इक्वल दिया है? ये इक्वल दिया है m स्क्वायर होल डिवाइड बाय n स्क्वायर। ठीक है? क्लियर है? ओके, शायद पहले ही ऐसा करेंगे पहले। यस बेटा बताइए, क्या कह रहे हैं? सर सेम पहले जैसा सर, जैसा पहले वाला था क्वेश्चन वैसे ही होगा। हाँ बिल्कुल वैसे ही करना है, बस आपको ध्यान देना होगा कि आप गलती से भी A1 D1 A2 D2 मत लिख दीजिएगा, वरना क्वेश्चन होगा नहीं। ओके ठीक है, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं करूं? चलो मैं कर देता हूं, अगर मैंने लिख दिया। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर देता हूं। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये एक m से एक m कैंसिल हो गया, ये एक n से एक n कैंसिल हो गया। ओके, ये कैंसिल कर दिया मैंने। उसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर रहा हूं बच्चों, देखो जरा। ये आ जाएगा n टाइम्स 2a प्लस m-1 इंटू d इज इक्वल टू n टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है बच्चों, क्लियर? अब इसको बेटा थोड़ा सा आप लोग सिंप्लीफाई करिए, 2a वाले टर्म्स आप कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है ना? तो 2a वाले टर्म्स जब आप कलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा n-m। ठीक, फिर आप d वाले टर्म्स भी कलेक्ट कर लीजिए, या उधर जाके लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, d टाइम्स n-m। ठीक है, d वाले टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए। जब आप कलेक्ट करेंगे तो d टाइम्स n-1 आएगा। तो बेटा यहां से क्लियर कट है, d की वैल्यू आपके पास 2a निकल आई है। अगर किसी को समस्या हो भाई कैलकुलेशन में भी, तो हमसे पूछ ले भैया d की वैल्यू यहाँ से 2a निकल कर क्या आ गई है, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था इसमें। अब बेटा आपसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन आप भाई पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में पूछा गया था m और n टर्म्स का रेशियो पूछा गया, तो वो आप निकाल लीजिए। होगा a प्लस m-1 इंटू डी होल डिवाइड बाय a प्लस n-1 इंटू डी, और m और nth टर्म्स का रेशियो पूछा। तो बच्चों आप d की वैल्यू यहाँ पे 2a डाल दीजिए, आपका ये सॉल्व हो जाएगा। d की वैल्यू 2a हमने डाल दी। ठीक है, d की वैल्यू हमने क्या डाल दी? 2a डाल दी, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये 2m-1 होल डिवाइड बाय 2m-1। हाँ भाई, किसी को समस्या अभी भी?
किसी को ना समझ में आया हो तो हमसे पूछ लो भाई, हम दोबारा भी बता सकते हैं। ओके, मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, क्या आपको एमएटी सर ने एएम्स के बारे में बताया है, अर्थमेटिक मीन के बारे में? नो सर, अच्छा नहीं सर, अभी नहीं। नॉट येट सर। हाँ कोई बात नहीं, नहीं Not yet. बताए। हाँ हाँ, अभी हम थोड़ा सा उसकी हिंट दे देते हैं, क्योंकि उसके क्वेश्चंस थे कुछ, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। बहुत छोटा सा कंसेप्ट होता है एएम का। एएम कोई बहुत बड़ी सी चीज नहीं होती, छोटी सी चीज होती है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ आगे। थोड़े से पेज मेरे को बढ़ाने पड़ेंगे, मैं पेज बढ़ा लेता हूँ। देखिए भाई, तो क्वेश्चन मैं यहाँ पे बढ़ा ले रहा हूँ। तो क्वेश्चन समझिए। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ एएम्स आपको पता ही नहीं है तो क्वेश्चन कहाँ बता पाऊंगा एएम वाला। तो सब लोग चलो क्वेश्चन मत लिखो, सबसे पहले हेडिंग डाल दो छोटी सी, कंसेप्ट ऑफ एएम। सब लोग हेडिंग डालो, कंसेप्ट ऑफ एएम्स। एएम्स का मतलब कुछ नहीं होता, अर्थमेटिक मीन होता है इसका पूरा नाम। देखिए बहुत आसान सा काम होता है। कभी भी अगर हम लोग एएम की बात करते हैं तो उसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक मीन। अगर हम जीएम की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन। अगर हम एचएम की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है हार्मोनिक मीन। लेकिन अभी हम एपी पढ़ रहे हैं तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ अर्थमेटिक मीन। तो बेटा हम लोग कभी भी अर्थमेटिक मीन की बात करते हैं या ज्योमेट्रिक मीन की बात करते हैं या हार्मोनिक मीन की बात करते हैं, तो ये बेटा कंसिडर हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर्स हो, ए और बी। क्योंकि हमेशा दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में ही हम एएम्स को इंसर्ट करते हैं। एएम्स का मतलब अर्थमेटिक मीन्स। जैसे अर्थमेटिक मीन, तो जैसे आप क्या समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 3 नंबर लिखे नीचे, लेट से नीचे देखो मैंने लिख दिया 3 नंबर्स एपी में है, लेट से ABCRNAP लिख दिया। ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं, लिखते हैं आप B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। आप इस तरह से लिखते हैं क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाता है 2B इज इक्वल टू A प्लस C। और इसको आप और सिंप्लीफाई करते हैं तो B इज इक्वल टू A प्लस C बाय 2 आता है। तो बेटा आप B को क्या कहते हैं, आप कहते हैं B इज कॉल्ड, आप कहते हैं B इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। आप कहते हैं B is called arithmetic mean between A and C। ठीक है ना, आप ऐसे कहते हैं, आप कहते हैं B जो है वो अर्थमेटिक मीन है, किसका, A और C का। तो आप छोटी सी भाषा में इसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं B को। लेकिन अब हमारे पास जरूरी थोड़ी नहीं है कि दो नंबर्स के बीच में एक ही नंबर हो, दो नंबर्स के बीच में और सारे नंबर्स भी हो सकते हैं, वो सारे एपी में ही होते हैं, बस उनका नाम होता है एएम्स। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे कई सारे एएम्स हो गए, पहले तो हम एक ही एएम कह रहे थे अर्थमेटिक मीन जो यहाँ पर बी था, अब कई सारे होंगे तो हमने कई सारे नंबर्स बीच में लिख देते हैं। तो A1 A2 A3 डॉट 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 AN। ये देखो बच्चों, मैंने दो पॉजिटिव नंबर्स A और B मैंने कंसिडर किए और उसके बीच में मैंने n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, हमने क्या कंसिडर किए, कंसिडर टू पॉजिटिव नंबर्स A एंड B, और उसके बीच में मैंने क्या कंसिडर कर दिए, n अर्थमेटिक मीन्स। तो n अर्थमेटिक मीन्स दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में मैंने इंसर्ट किए। ओके, इन पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इन पॉजिटिव नंबर्स का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि एएम्स जो होते हैं वो दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच में ही आते हैं। ओके, तो आपको मेरी स्क्रीन पे पूरा क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग सिर्फ पहले एक अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे थे यहां पर, लेकिन बेटा अब हमारे पास उन दो नंबर्स के बीच में कई सारे अर्थमेटिक मीन है जिनका नाम है A1 A2 A3 डॉट 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 AN। अब बेटा हम लोग को करना क्या होता है, इन अर्थमेटिक मीन्स की वैल्यू निकालनी होती है।
अब वैल्यू कैसे निकालेंगे? अच्छा, आप अपने दिमाग में ये बात क्लियर कर लीजिएगा, ये जो सीरीज बनी है ना, ये सीरीज पूरी एपी में ही होती है। मतलब अपने दिमाग में ये ख्याल मत लाइएगा कि अर्थमेटिक मीन कोई नई चीज है, वो एपी में नंबर्स नहीं होते। ये A1 A2 A3 सारे नंबर्स किसमें हैं? ये एपी में ही है। ये पूरी सीरीज ए से लेकर के बी तक एपी में है। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा नीचे वाली स्पेस को यूज करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर फर्स्ट टर्म आपका क्या है सीरीज में? ए की जगह ए। अच्छा, nth टर्म आपका क्या है? nth टर्म बताइए जरा क्या है इसमें? इसमें कितने टर्म्स हैं? कहोगे सर इसमें n टर्म्स थोड़ी नहीं है, इसमें तो सर n+2 टर्म्स होंगे। हमने कहा कैसे? कहोगे सर देखिए A1 से लेकर के AN तक n टर्म्स तो यही हो गए, साथ में सर ये A और B को मिला करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n+2 टर्म्स हो गए। तो इस सीरीज में बेटा n टर्म्स नहीं होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? n+2 टर्म्स। और बेटा हमको n+2th टर्म की वैल्यू पता है। n+2th टर्म की वैल्यू पता है। क्या है n+2th टर्म? उसका नाम है b। क्या नाम है? b, क्योंकि n+2th टर्म क्या होगा? इस सीरीज का सबसे आखिरी टर्म होगा। और आखिरी टर्म आपका क्या है? b। तो बेटा n+2th टर्म आपका क्या है? आपका b। ठीक है ना? मेरे ख्याल से मैं हर बात को दो बार रिपीट कर रहा हूं, तो समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर एक बार भी आपका नेट नहीं काम कर रहा होगा तो मेरी आवाज दूसरी बार में आ रही होगी। चलो, तो बेटा मैंने 2-3 बार बता दिया कि इस सीरीज में n+2 टर्म्स हैं और n+2th टर्म आपका क्या है? b। तो बेटा इस बात को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं इस ऊपर से नीचे जाता हूं, सीधा यहाँ पर आ रहा हूँ। सर जितने भी हेलो सर। यस बेटा बताइए। सर जितने भी सर अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट करे जाते हैं वो सारे पॉजिटिव ही होते हैं। यस बेटा। मतलब नेगेटिव एपी में नहीं ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं बेटा, नेगेटिव नंबर्स इसमें नहीं होते। ठीक है, ओके सर। चलिए मैं आगे कंसिडर करता हूँ, आगे आपको समझाता हूँ बेटा। सर जो राइट हैंड साइड लिखा है बी, तो हम लोग Tn+2th टर्म वो वही फिर बी को लेते हैं। हाँ बेटा, बेटा आखिरी टर्म सबसे b है तो वो आपका n+2th टर्म हुआ। ठीक है ना? ओके। तो बेटा n+2th टर्म क्या होगा? n+2th टर्म की वैल्यू बताओ। कहोगे सर n+2th टर्म होगा a प्लस, क्या होगा? a प्लस n+2 - 1 इंटू d। ठीक है, तो सर ये हो गया n+2th टर्म की वैल्यू। और ये वैल्यू किसके बराबर है? b के बराबर। क्लियर सबको? इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बेटा हो जाएगा n+1 इंटू d इज इक्वल टू b। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा n+1 इंटू d इज इक्वल टू b माइनस a। ठीक है, थोड़ा सा और लिख लेते हैं, दैट मीन्स d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n+1। ठीक है, यहां तक सबको बात क्लियर हो गई है। तो बेटा ये बात सभी बच्चों को पता है, अगर सीरीज अगर एपी में होती है तो सेकंड टर्म की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म आ जाए। फर्स्ट टर्म में 2 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं तो थर्ड टर्म आ जाए। तो बच्चों आप बता सकते हो कि यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या होगी? कहोगे सर a1 की वैल्यू होगी a प्लस डी, जहां पर d आपका लिखा है साफ साफ, मैंने इंडिकेट कर दिया आपका d क्या है? b माइनस a अपॉन n+1। ये आपका बेटा d लिखा। ठीक है, क्लियर? उसके बाद बेटा a2 हम कैसे लिखेंगे? a2 लिखेंगे a प्लस 2d। ठीक है, a3 कैसे लिखेंगे? a प्लस nd डॉट 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 डॉट। तो an आपका क्या होगा? होगा a प्लस nd। क्लियर है? सबको क्लियर हो गया होगा कि ans की वैल्यू मैंने कैसे फाइंड आउट की। इसमें मैंने कोई नया काम नहीं किया है, जो सीरीज एपी में थी और एपी के ही कंसेप्ट को यूज कर लिया और उन सीक्वेंस में उन टर्म्स की वैल्यू निकाल ली, और कुछ नहीं काम किया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सबको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके बच्चों, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं।
आपके सामने पहला क्वेश्चन, आप उसको करने की कोशिश करिए। इंसर्ट थ्री AMs, insert 3 AMs between 3 and 19। तो बेटा 3 और 19 के बीच में आपको 3 AM कंसिडर करने, ठीक है ना, वो आपको बताने उनकी क्या वैल्यू है। अब मेरी बात सुनिए, अभी आप अपने आप से क्वेश्चन मत करिएगा, पहले मेरी आवाज सुन लीजिए, वरना आपका कंसेप्ट गड़बड़ा जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, सर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, उधर ध्यान दो। ओके, ये पेन नहीं चल रहा है, फिर से इसको थोड़ा सही कर लें। ओके, तो सर आपके पास दो नंबर है 3 और 19। हमारी तरफ ध्यान दो भाई, अपना काम मत करो, मेरी तरफ ध्यान दो। 3 और 19 के बीच में आपको AMs इंसर्ट करने, कितने? 3, ये देखो मैंने लिखा है 3। तो 3 AMs हमने लिख दिए बेटा, A1 A2 और A3, ये मैंने इंसर्ट करूं। तो बेटा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4 हुए। कौन कह रहा 4 हुए? कितने टर्म्स हुए इसमें? 5 हुए। यस, अब आपका कंसेप्ट यानी क्लियर है। यानी कि देखो बेटा, अगर आपको टर्म्स गिनने में प्रॉब्लम है तो मैं प्रॉब्लम देखो दूर कर रहा हूं। ये देखो आपका फर्स्ट टर्म, ये देखो सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अगर पिछले वाले कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे क्लियर कट समझ सकता है उसको, यहाँ पे कि यहाँ पर 4 टर्म्स नहीं है, कितने टर्म्स है यहाँ पर? 5 टर्म्स, ठीक है। और बेटा फिफ्थ टर्म की वैल्यू कितनी है? 19, ठीक है ना। तो बेटा आप कंसेप्ट लगा लो। फिफ्थ टर्म क्या होगा फर्स्ट टर्म 5 - 1 इंटू D इज इक्वल टू 90, ठीक है। यानी कि 4D इज इक्वल टू 19 - 3, और 19 - 3 कितना होता है? 16, ठीक है। यानी आपका D कितना आ गया? 4। D कितना आ गया? 4। और बच्चों चलो पीछे हम की लोग तरफ उसमें चलो। एक, हाँ बेटा एक सेकंड रुको अभी। अब बच्चों जरा भी हमने जो पीछे बताया था, पीछे की तरफ चलो जरा, देखो क्या लिखा है। D की वैल्यू लिखी थी B - A/n+1। चलो इस फॉर्मूले को लगाओ जरा डायरेक्ट। देखो बच्चों जरा, B - A/n+1। तो बेटा B की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पे? 19। A की वैल्यू कितनी है? 3। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितने AM आपने इंसर्ट किए हैं? 3 + 1। इसको बेटा सॉल्व करो, 16/4। ये देखो 4, देखो वही चीज आ गई ना, वही चीज आ गई ना। अब आप समझ गए होंगे कि पीछे से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जिसको पीछे वाली चीज अभी कम समझ में आई होगी तो मैंने उसका एप्लीकेशन किया ताकि आपको पूरी समझ में आ जाए। अब बेटा करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। आपको A1 की वैल्यू निकालनी है। तो A1 की वैल्यू क्या होगी? A + D 7। A2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगी? A + 2D, ठीक है। 2 4 जा 8, 8 और 3 11। A3 की वैल्यू A + 1D 2D 3D, कितना हुआ? 3 4 जा 12, 12 और 3 50, ठीक है। तो बेटा मेरे को 3 AMs निकालने थे, मेरे आंसर आ चुके हैं। उन तीनों AMs की वैल्यू क्या है? 7 11 15। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं कि hence the required AMs are 7 11 और 50। बोलो भाई, सबको क्लियर है? सर 3 और 19 नहीं लिखेंगे? क्या 3 और 19? सर नहीं 3 बेटा, और 19। अरे भाई क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है इंसर्ट 3 AMs बिटवीन 3 and 19। 3 and 19 तो हमको पहले से ही पता है, 3 and 19 थोड़ा ना आंसर में लिखेंगे। जो 3 AMs इंसर्ट करने हैं उनकी वैल्यू लिखनी है। तो 3 AMs बेटा जो हमने इंसर्ट किए हैं यस वो सर, A1 समझ गया। A2 A3 है, ठीक है ना। मतलब मैंने 3 और 19 को इंसर्ट नहीं किया है, 3 और 19 के बीच में जो नंबर है वो इंसर्ट किए हैं।
उनकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो भाई ये समझ में आ गया होगा, बहुत देर से समझा रहे हैं। बोलो भाई, समझ में आया सबको? बताओ भाई, आगे करें कि छोड़ दें इसको, दोबारा करना है? बच्चों बताओ जल्दी। एक क्वेश्चन और करा दीजिए सर। एक क्वेश्चन और करा दें? अभी कराते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और लो बेटा। फिर बेटा मेरे को एक थोड़ा सा टफ वाला क्वेश्चन कराना है, वो भी मैं करा देता हूँ आपको। लिखिए। हाँ, ये आप क्वेश्चन खुद से आंसर निकालिएगा, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ उसको। लिखिए, इंसर्ट। ओके, मैं डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही करा देता हूँ भाई, ऐसे टाइम ही वेस्ट हो जाएगा, बाकी आप कर लीजिएगा। मैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। क्वेश्चन मैं निकाल लूँ, एक सेकंड वेट करो जरा। ओके, मिल गया क्वेश्चन। एनसीईआरटी का नहीं, मैंने दूसरा उठा लिया, एनसीईआरटी वाले फिर आपसे खुद से हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन, इफ एन अर्थमेटिक मीन, मेरे साथ लिखते चले जाओ, इफ एन अर्थमेटिक मीन्स, if n arithmetic means are inserted between 20 and 80, यानी 20 और 80 के बीच में मैंने n arithmetic means को insert किया है, such that the ratio of first mean to the last mean is 1:3. Then find the value of n. Then find the value of n. आपको n की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, मेरा वहां पेन नहीं चल रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ये मैंने क्वेश्चन। सर एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दें? पर क्वेश्चन की मतलब एक बार लैंग्वेज बता दीजिए। लैंग्वेज बता दे? अच्छा रुको, बताते हैं, वेट करो, पेन नहीं काम कर रहा है मेरा, वेट करो जरा, थोड़ा सा इसको पेयर्ड कर ले दोबारा। हाँ तो बेटा सुनो, इसमें क्या लिखा है कि आपने n अर्थमेटिक मीन्स, n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है, बच्चों अपने आप को म्यूट करो, म्यूट करो बेटा, अपने आप को म्यूट करो बेटा। देवांश के यहाँ से आवाज आ रही है। ओके, तो बेटा मैंने क्वेश्चन दिया है कि जैसे n अर्थमेटिक मीन्स को मैंने इंसर्ट किया है, किसके बीच में इंसर्ट किया है? 20 और 80। तो जब मैंने इंसर्ट किया तो हमारे पास एक रिलेशन क्या दिया गया है कि पहला अर्थमेटिक मीन और आखिरी अर्थमेटिक मीन। भाई पहला अर्थमेटिक मीन क्या होगा? वो a1 होगा, और आखिरी अर्थमेटिक मीन क्या होगा? वो an होगा। उनका जो रेशियो है वो 1:3 है। अब आपको वहां पे n की वैल्यू निकालनी है। a1 upon an is equal to 1:3। हाँ बस इतना केवल है बेटा, ठीक है। आपको वहां पर n की वैल्यू निकालनी है। ओके, पेन ने काम करना बंद कर दिया है, दोबारा यूज करने लगा, ठीक है। ओके, तो बेटा ये आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, आपने आप से भी कर सकते हैं। चलिए भाई मैं स्टार्ट करता हूं, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आया वो मेरे साथ देखिए। देखो 20 और 80 के बीच में n अर्थमेटिक मीन बेटा इंसर्ट करो, a1 a2 a3। अपने आप को बेटा वो करो, बेटा अपने आप को करो, म्यूट करो, ठीक है। तो a1 a2 a3 को क्या किया गया है? ओके मैंने कर दिया, चलो
तो बेटा यहाँ पर अभी हमने इतनी देर से कंसेप्ट बता रहे हैं, बेटा यूज करो अपने आप से। बेटा एन तो ये हो गए, और इन दो को मिला के 20 और 80 को मिला के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? n+2 हो गए। तो आपके पास n+2th टर्म पता है कितना है? वो 80। चलिए यूज करिए, क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म a प्लस n+2 - 1 इंटू d इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो बेटा ये हो गया n+1 इंटू d इज इक्वल टू 80 - 20। कितना हुआ 80 - 20? 60। तो दैट मीन्स d इज इक्वल टू 60 अपॉन n+1। ये बेटा d आ गया। अब बेटा अपने हिसाब से करो आप। आपको a1 की जरूरत है, तो मैंने क्या बताया था? a1 क्या होता है? a प्लस d। ये देखो सर 11 टर्म्स है। ठीक है, और बेटा a2 क्या होगा? होगा a प्लस 2d। ठीक है, तो a2 क्या होगा? a प्लस 2d। a3 क्या होगा? a प्लस 3d। an क्या होगा? a प्लस nd। तो ये हो गया a प्लस nd। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपके पास रेशियो गिवन है a1 अपॉन an। तो बेटा a1 आपका क्या है? a1 है बच्चों आपका a प्लस 60 अपॉन n+1 होल डिवाइड बाय an क्या है? 20 प्लस 60 n अपॉन n+1। ये रेशियो बेटा कितना है? 1:3। अब बेटा ये तो आपकी मैथ से आप जितना सॉल्व करने अच्छा से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व आपको करना है, आप इसको सॉल्व करिए। जब आप सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। किसी का निकला आंसर? हाँ भाई बच्चों, किसी का आंसर निकला? चलो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 20 टाइम्स 11 n कितना है बेटा? 11 11। क्या नाम है बेटा आपका? सहज। सहज। ओके सहज, आप पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में थे पीटीएम में? यस सर। अच्छा, आवाज नहीं, तुमने कुछ बोला नहीं था क्या उसमें? ध्यान नहीं दिया हमने तुमके। चलो 1:3। तो बेटा ये सिंप्लीफाई करो, कैंसिलेशन करो। भाई इतना तो आपको मैथ्स करनी पड़ेगी ना खुद से। आप इसको करिए सॉल्व। जब आप सॉल्व करिए सर भाई अपने 11। आप से। हाँ, n की वैल्यू 11 आ गया आंसर। n की वैल्यू 11। तो बेटा मैंने आपको एम्स वाले क्वेश्चन के कंसेप्ट बता दिए हैं। आप खुद से भी घर पे, मतलब ये जो 9.2 एक्सरसाइज है ना, उसको आप पूरा आप खुद से लगा सकते हैं। मतलब अब आपको हमारी जरूरत है ही नहीं कहीं से। लेकिन अगर आपको एएम का 1-2 क्वेश्चन और करना है, तो मैं आपको एएम का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। ठीक है, एक और करा देता हूँ मैं। लेकिन जो मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, वो आप ही को आंसर निकालना है, आप निकालिएगा। क्योंकि मैं एएम का कंसेप्ट बता बता के थक गया, मैंने इतनी बार बता दिया। अब आप आंसर आप आपसे खुद निकालिए। चलिए तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पेज आगे मेरे को लेने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आप ही को करना है बच्चों। क्वेश्चन बिटवीन 1 and 31, between 1 and 31, m arithmetic means are inserted. m arithmetic means are inserted. ठीक है, so that the ratio of 7th and m-1th मीन, जो रेशियो है किसका है? पहले तो हमने आपको आसान रेशियो दिया था, तो आपने a1 अपॉन an लिख दिया था। अब आपने आपको रेशियो बदल दिया, हमने रेशियो दिया आपका 7th am का
और m-1th am का, द रेशियो ऑफ 7 एंड m-1th मींस का जो रेशियो है वो किसका है 5:9 गिवन। और फाइंड m, आपको m निकालना है, निकालिए m भाई, देखिए कौन निकाल के देता है। अब आंसर देख के मत बता दीजिएगा, हो सकता है आप जो है गूगल खोल के बैठ जाए या कुछ खोल के बैठ जाए, ऐसे कोई फायदा नहीं होता है। आप अपने आप से करो, खुद कोशिश करो करने की, आंसर आप निकालो। अगर आपने पहले किया है तो अच्छी बात है, आप और स्पीड से आंसर निकाल लो। गूगल मत खोलना, गूगल खोल के आंसर नहीं किया करो। गूगल पे पूरी बुक होती है, गूगल पे सब कुछ होता है, ऐसे तो गूगल से आप सब कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं आएगा फिर। ओके, तो यहाँ पर बच्चों दो पॉजिटिव नंबर है 1 और 31। जैसे हमने पूरी कहानी बताई इतनी देर से, वही कहानी पूरी यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो मैं सॉल्यूशन धीरे धीरे लिखता हूँ आपके साथ। सॉल्यूशन क्या है 1 और 31, इनके बीच में क्या नंबर इंसर्ट किए गए एम्स, A1 A2 A3 है ना, AM-1 AM, ठीक है। तो ये है बेटा, तो AM-1 कहाँ होगा, वो AM से तो पहले ही होगा ना। AM-2 कहाँ होगा, वो AM-1 से पहले होगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हुए, m टर्म्स तो बेटा यही हो गए m टर्म्स, और इन दोनों को मिला के m+2 टर्म्स हो गए, और m+2th टर्म विल बी द लास्ट टर्म, और उसकी वैल्यू कितनी दी है बेटा 31। कितनी दी है 31। सॉल्व कर लो, a plus m+2 minus 1 into d is equal to 30। ठीक है, तो ये बेटा कितना आ गया, ये आ गया m+1 into d is equal to 31 minus 1 that is 30। तो बेटा ये कितना आ गया, ये आ गया d is equal to 30 upon m+1। कहोगे सर क्वेश्चन तो हो गया, क्योंकि सर a1 तो आप लिख ही सकते हैं, a1 की वैल्यू क्या होगी a plus d, d कितना है ये, और बेटा am-1 क्या होगा, तो कहोगे सर a1 ये होता है, a2 a+2d होता है, a3 a+3d होता है, तो am-1 होगा a plus m-1 into d, d कितना है 30 upon m+1। अब आपको रेशियो गिवन है, दिस इज 1 plus 30 upon m+1। देखो बच्चों किसी का आंसर आया, गूगल से मत बताना, खुद का आंसर निकालो। यस सर। कितना आया, रेशियो दिया 5:2। कितना है बेटा, यस सर आ गया 14 सर 1। यस, m की वैल्यू 14 है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया, तो मतलब हमारा काम बन गया। अगर जिससे नहीं हो रहा है, जिसको बहुत टफ लग रहा है, तो हम एक ही तरह के 4-4 बार क्वेश्चन करा दिए। अब तो आपको समझ में आना चाहिए भाई, आप ये मत कहो कि बार बार बहुत टफ है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों। सर m की वैल्यू क्या आ रही है आंसर? 14 आ रहा है बेटा, 14। 14 आ रहा है। तो m का आंसर आ रहा है 40। दिस इज m इज इक्वल टू 40। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये बात सबको क्लियर हो चुकी है। अच्छा चलो, मैंने एनसीईआरटी, अच्छा इसमें कौशिक होगा। कौशिक तुमने जो डाउट भेजे थे वो तो मैंने सॉल्व कर दिए। ठीक है, अब तुमसे हो जाएंगे बेटा। यस सर, थैंक यू सर। ओके,
तो हम लोग एक दो क्वेश्चंस के डाउट और है, वो एक बच्चा है वो भी कह रहा था सर उसको दोबारा बता दीजिए, तो मैं देख लेता हूँ बेटा तुम्हारे जो डाउट्स हैं। हालांकि बेटा वो उस तरह के क्वेश्चंस में काफी सा ओके। यश शर्मा है कोई उसमें, कोई यश शर्मा है बेटा इसमें कोई? यस सर। बेटा यश शर्मा, मैंने आपका जो ये पैकेज वाले डाउट्स मैंने आपको लगा रखे हैं, बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम है, मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। देखो ओके बेटा, अपने आप को बस म्यूट कर लो, मैं तुम्हारे तीनों क्वेश्चंस डिस्कस कर देता हूँ। ये और भी किसी बच्चे ने भेजे थे, अब मैं नाम तो भूल गया हूँ। ओके ठीक है बेटा, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पे लगा रखा है, ये जिन बच्चों ने पैकेज लगाए होंगे, ये क्वेश्चन नंबर 45 है पैकेज का। ध्यान दो बच्चों, सब लोग इधर ध्यान दो, जिसने लगा लिया है वो अच्छी बात है, नहीं लगाया है मैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने अभी पैकेज के क्वेश्चंस लगाए नहीं है। देखो बेटा इधर क्या क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है log x2 plus log 2x is equal to 10/3, ये गिवन है क्वेश्चन में, मेरी तरफ ध्यान दो। और बेटा क्वेश्चन में ये गिवन है log y2 plus log 2y is equal to 10/3, ये गिवन है। आपको क्या निकालना है, x plus y निकालना है। इस क्वेश्चन में एक महत्वपूर्ण बात ये दी गई है कि x और y आपस में इक्वल नहीं है, ये क्वेश्चन में लिख लेना, क्वेश्चन में गिवन है बल्कि कि x और y यहाँ पर इक्वल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसका सॉल्यूशन करना है, वैसे तो इसका सॉल्यूशन काफी इजी है, लेकिन तो भी मैंने कर दिया आपके लिए, समझिए। बेटा ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज की है, देखो ये बेस की ऊपर नीचे करते हैं तो बेस वगैरह एक्सचेंज हो जाता है, इस प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी मैंने अभी आपके ब्रैकेट में डाल रहा हूं आपके सामने, तो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगा रहे हैं, इक्वेशन में लगाओ, जब लगाओगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी log x to the base 2 plus 1 upon log x to the base 2 is equal to 10/3। सिमिलरली बेटा y वाले में भी ऐसे ही लगाओगे, लग जाएगी। अब बेटा करना ही नहीं है कुछ में कुछ, आप क्या करो, इस इक्वेशन को, पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व कर लो। जब आप इसको पहली वाली इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगी, आप ऐसा कर लो log x2 को a मान लो, तो ये बन जाएगी a plus 1/a is equal to 10/3। इसके फैक्टराइजेशन कर लो, जब आप फैक्टराइजेशन करोगे तो a की दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 3 और एक आएगी 1/3। तो बेटा a आपका क्या है, a आपने किसको लेट किया था, a आपने लेट किया था log x to the base 2, तो इसको आप बेटा एक बार 3 ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 3 आएगी, और एक बार आप 1/3 ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 की पावर 1/3 आएगी। क्लियर है, ये देखो, देखो बेटा एक बार आपने फैक्टराइजेशन किया तो फैक्टराइजेशन करने पर आपके पास क्या आया, फैक्टराइजेशन करने पर आपके पास a की दो वैल्यूज आई, 3 और 1/3। तो बेटा एक बार log आपको आप 3 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 3, और एक बार बेटा अब आप इसको 1/3 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 1/3। ठीक है, तो बेटा ओवरऑल आपके पास क्या मिल गई, आपको x की दो वैल्यूज मिल गई, एक मिली है 2 की पावर 3 और एक मिली है 2 की पावर 1/3। अब बेटा आप दूसरी वाली इक्वेशन पे ध्यान दीजिए जो log y वाली थी, ये बिल्कुल और ये इक्वेशन सेम ही तो है। अगर यहां से यही वैल्यूज आ रही है तो वहां से y की भी वही वैल्यूज आएंगी, तो सिमिलरली आप y की भी वैल्यूज वही लिख लीजिए, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम थी, वहां बस x वेरिएबल था और यहाँ पर y वेरिएबल। तो बेटा यहाँ पर क्या हुआ, y की पावर 2 3 हो गई और यहाँ y की इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 हो गई। अब बेटा क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे क्या गिवन है, क्वेश्चन पे गिवन है कि x और y वो आपस में इक्वल नहीं है, और क्वेश्चन में निकालना क्या है बेटा, क्वेश्चन में आपको निकालना है x प्लस y, और याद रखिएगा x और y की वैल्यूज इक्वल नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जब आप x 2 की पावर 3 लेंगे तो आप y 2 की पावर 3 मत लीजिएगा, वरना दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप x 2 की पावर 3 लेंगे तो y 2 की पावर 1/3 लेंगे, और जब x 2 की पावर 1/3 लेंगे तो y 2 की पावर 3 लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गिवन है कि x और y आपस में इक्वल नहीं लेंगे। बेटा आपको निकालना क्या है, x प्लस वाई निकालना है, तो x प्लस वाई आप निकाल लीजिए, चाहे इस वाले पेयर से निकाल लीजिए चाहे इस वाले पेयर से निकाल लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए गिवन है 8 प्लस 2 की पावर 1/3। ओके यश बताओ बेटा तुमको और क्या डाउट है, दोबारा क्वेश्चन में डाउट है तो सर वही मैंने वो नहीं किया था, ए लेट नहीं किया था, वहां तक तो मेरा आ गया था। अच्छा वहां तक आ गया, प्रॉपर्टी लगा दी सर, वो ए नहीं लेट किया तो बहुत बड़ा लग रहा था तो वो नहीं पा रहा था।
अच्छा अच्छा, अब आ गया तुमको? आ गया सर। ठीक है, तो हम नोट्स तो भेजते हैं, नोट्स आपको थोड़ी देर बाद भेज देंगे आराम से, ठीक है? ओके, ठीक है, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा इस वाले क्वेश्चन को हम पता नहीं हेलो सर। दर्जनों बार हाँ बताइए बेटा। सर 9.2 एक्सरसाइज का 18th क्वेश्चन बता दीजिए। 9.2 का 18 बेटा अभी देखते हैं, अगर समय मिलता है तो अभी करते हैं, नहीं मिलेगा तो आपको बताएंगे, फिर हम आराम से अगली क्लास में बता देंगे, आपको सॉल्यूशन भेज देंगे आपको। ओके सर। ठीक है, ओके। यश देखो बेटा तुम्हारा दूसरा डाउट, ये डाउट हम पता नहीं कितनी बार सॉल्व कर चुके हैं, ये पैकेज का ही डाउट है, तुम ये चेक करो तुम्हें कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हम तुमको बता दें, और अगर सब ठीक है तो मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बेटा ये a की वैल्यू गिवन है log 18 बेस 12, ये b की वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये b की वैल्यू गिवन है, आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बेटा ये जो log इतना टिपिकल टाइप दिया हुआ है तो आप उसको सिंप्लीफाई करिए, 18 को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। 18 को आप कैसे लिखेंगे, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, मतलब ऊपर नीचे ऐसे लीजिए, जैसे log a b आप लिखते हैं ना log a अपॉन log b, वैसे आप log 18 अपॉन 12 को लिख लीजिए इसे, ठीक है। और बेस आप अपना मन चाहा लगा सकते हैं, 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं, किसी से भी कर लीजिए, हमने 2 से किया, ऊपर नीचे बेस 2 लगा दिया है। तो बेटा जब आप इसको प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी लगा के ओपन करेंगे तो आपका आंसर क्लियर कट यहाँ पे यही नजर आएगा। सिमिलरली बेटा आपको मैंने फिर बी वाले के लिए किया है, बी में भी ऐसे ही मैंने किया, ठीक है। अब जो log बेस 2 3 है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको मैंने t मान लिया। देखो जो log 3 बेस 2 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, a में भी b में भी, तो उसको मैंने t मान लिया। तो बेटा यहाँ पुट कर दो, तो a की वैल्यू बन जाएगी 1 + 2t अपॉन 2 + t, और b की वैल्यू बन जाएगी 1 + 3t अपॉन 3 + t। तो देखो बेटा ये a की वैल्यू ये है, ये देखो ये a की वैल्यू t के टर्म्स में, और बेटा ये देखो ये b की वैल्यू है, ठीक है। अब आप क्या करिएगा, दोनों से t की वैल्यू निकाल लीजिए, इन टर्म्स ऑफ a और इन टर्म्स ऑफ b। यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ a ये आएगी, और यहाँ से बेटा जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, ठीक है। और दोनों ही t आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इन दोनों t को आपस में इक्वल कर दो, सिंप्लीफाई करो, जो आपको चाहिए वो डायरेक्टली आपका अपीयर हो जाएगा और आपका आंसर 1 आ जाएगा। सर इसमें भी मैंने लेट नहीं किया था कि सर वहीं पे बार बार गलत हो रहा है। ओके, तो बेटा कभी कभी आपके पास नोट्स भी होते हैं, तो नोट्स में आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन दिया है। ओके, ये काफी बार हम बता चुके हैं तो हम इसको रिमूव कर देते हैं, अब हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो तुम्हारा बेटा अगला कोई और भी डाउट था ना, ये भी डाउट है। ओके, ये तुम्हारा डाउट देखो बेटा, ये तुम्हारा डाउट दूसरा 49 नंबर क्वेश्चन है, ये तुम्हारी स्क्रीन पे लगा हुआ है, चेक कर लो उसमें कोई क्या डाउट है तुमको। देखो बेटा क्या दिया है, x की पावर log बेस 5x ग्रेटर देन 5 गिवन, ठीक है। तो सबसे पहले log के पास x है ना, अगर log के पास x होता है तो सबसे पहले हम log को डिफाइन करते हैं, यानी x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी 0 से इंफिनिटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया बेटा, जो आपके पास क्वांटिटी गिवन है ना उसमें हमने दोनों तरफ log ले लिया, जब उस क्वांटिटी में हमने दोनों तरफ log लिया तो ये log लेने पर आपके पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया, दोबारा हमने log लिया उसको। अब ये जो पावर वाली प्रॉपर्टी है log m की पावर n, ये पावर बेटा बाहर आ जाएगी, ये पावर बाहर आ गई और log 5 5 1 हो जाएगा, और बेटा ये बन गया log x5 यानी log x5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 1। अब बेटा थोड़ी देर के लिए log x5 ना लिखो वरना कंफ्यूजन होगा, आप log x5 को a मान लो, तो ये बन जाएगा a² - 1 ग्रेटर देन 0, और a² - 1 ग्रेटर देन 0 ये तो आप सॉल्व करना जानते हैं, a + 1 a - 1 ग्रेटर देन 0, तो आप क्या लिखते हैं डायरेक्टली, आप लिखते हैं a बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से, मतलब जैसे आप लिखते हैं वैसे आप लिख लीजिए नंबर लाइन बना के। a आपका क्या है log x5, यानी a आपका क्या होगा लेस देन -1 होगा, तो इसको आप log की प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे तो उसका मतलब x लेस देन -1 हो जाएगा, मतलब x लेस देन 5 हो जाएगा, ये आ जाएगा। और दूसरा वाला केस सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा log x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, मतलब नंबर लाइन पर अरेंज कर लीजिएगा, a ग्रेटर देन 1 होगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x ग्रेटर देन 5 आ जाएगा, तो आपसे आंसर आ जाएगा x बिलोंग टू 5 से इंफिनिटी। तो बेटा आपके पास दो आंसर आए हैं, दोनों का यूनियन ले लीजिए, एक आया है -∞ से 1/5 यूनियन 5 से इंफिनिटी,
ये 2 आंसर आपके आए। अब ये जो 2 आंसर आए हैं ये तभी आए हैं जब लॉग डिफाइन था, तो यानी कि आप क्या करेंगे, जो आपने जब डेफिनेशन लिखी थी 0 से इंफिनिटी वाली, उससे आप इसका इंटरसेक्शन लेंगे। जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका बेटा ये फाइनल आंसर आ जाएगा जो आपको नजर आ। ओके बेटा, मैंने काफी ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तुम्हें समझ में आ गया होगा। देखो बस इसको थोड़ा कुछ करना नहीं है इसमें। देखो भाई, समझ में आया? यस सर। सर आप इसका पीडीएफ भेज देंगे? अरे हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं भेजेंगे। अभी क्लास ओवर होने दो, मेरे को थोड़ा पानी आनी पीने दो, फिर मैं आराम से भेज दूंगा। अरे अभी थोड़ी देर पहले कौन सा सर बच्चा कोई लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन जो आपने एएम का कराया था वो दिखा दीजिए। कौन सा बेटा? एएम का सर आज आपने जो लास्ट क्वेश्चन कराया था वो सर हाँ अभी हम दिखा देते हैं, वेट करो बस। एएम का किसमें होगा? सीक्वेंस एंड सीरीज में कराया होगा ये। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में कौन सा लास्ट क्वेश्चन मैंने कराया भाई तुमको? देखते हैं रुको। सर जिसमें 14 आ रहा था आंसर। ये देखो 14, ये वाला कह रहे हो? यस सर। ओके अच्छा, अभी एक बच्चा कौन सा डाउट पूछ रहा है एनसीईआरटी का 9.2? वो बच्चा अपनी फिर से आवाज बोले बेटा, कौन सा डाउट था? सर 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। 18th क्वेश्चन थोड़ा समझाना पड़ेगा, समझा देते हैं, टाइम लग जाएगा लेकिन समझा देते हैं। चलो अभी 1:15 तक क्लास है। अरे 5 कितना टाइम हो रहा है? 1:10 हो रहा है। अच्छा 5 मिनट। सर इस वाले क्वेश्चन में हेलो सर। हाँ बेटा बताइए। इस वाले क्वेश्चन में 7th टर्म और m-1 टर्म का निकालना, तो सर आपने अच्छा। फर्स्ट टर्म 7th टर्म मैंने लिखा नहीं है ये। ओके मैं एक सेकंड रुक जा, लिख देता हूँ। मेरा A1 की तरफ ध्यान गया है, रुको मैं लिख देता हूँ। वेट करो, अपने आप या तो करेक्शन कर लो उसमें। सर आप रिकॉर्डिंग भेज देंगे सर आज? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बेटा वो तो हर ही बार भेज देते हैं, तो इसको अपने आप से सही कर लो उसको। यस सर, तो आंसर अलग आ रहा है सर। नहीं आंसर वही आएगा, आंसर कैसे बदल जाएगा? मैं चेक कर लेता हूँ उनको। तो मेरा 13 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 7th, हाँ ओके 7th और m-1 टर्म, आंसर इसका 14 ही आएगा बेटा। 100% आ रहा है, पीछे मैंने चेक कर लिया, आ रहा है 7th। A7 होगा A+7-1, ये मैंने मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। अब आप उसको सिंप्लीफाई करिए, इस वाले एक्सप्रेशन को, आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आप कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा। सब 14th ही आ रहा है। हाँ 14 ही आएगा बेटा। आप आराम से एक बार करना, ना निकले तो मेरे को फिर से बताना, मैं अगली क्लास में कर दूंगा। एक्चुअली में क्या होता है ना कि जब क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आप उसको काट के फिर दोबारा किया करो, क्योंकि आप लोग उसी को ही दोबारा करने की कोशिश करते हो, तो वो कोई ना कोई ऐसी कोई मिस्टेक होती है जो पकड़ में नहीं आती है। ओके तो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसको आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन था बेटा? कि कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? देखो बेटा मैंने स्क्रीन पे लगाया, ये 18th क्वेश्चन पूछ रहे हो। देखो 18th क्वेश्चन यही है ना? यस सर। तो बेटा मैं 17 और 18 दोनों ही बता देता हूँ, 5-10 मिनट बाद में बता देता हूँ। लाओ देखो बच्चों, एनसीईआरटी में 17 और 18 दो क्वेश्चन है। मैं बहुत क्लियर कट बता देता हूँ क्योंकि मेरे को बताने का टाइम लगेगा नहीं, मैं समझा दे रहा हूँ, आप समझ लो। देखो क्या लिखा है, लिखा है अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन। अ मैन स्टार्ट्स रीपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100, यानी कि उसकी पहली इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की। अगर वो हर महीने अपनी इंस्टॉलमेंट 5 रुपए से बढ़ाता चला जाए तो उसकी जो 30th इंस्टॉलमेंट होगी वो क्या होगी? ओके सर बहुत आसान है सर, ये एक एपी फॉर्म हो रही है। तो सर एपी का देखिए पहला टर्म क्या है? एपी का सर पहला टर्म 100, अगले महीने की इंस्टॉलमेंट में 5 रुपए जुड़ जाते हैं तो वो 105 हो जाएगा।
फिर अगले महीने की इंस्टॉलमेंट में फिर 5 रुपए जुड़ जाते हैं तो वो 110 हो जाएगा। ऐसे करके ये एपी बनती चली आ रही है। ठीक है, तो एपी का पहला टर्म क्या है 100, दूसरा टर्म क्या है 105, और इसको दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, पहले महीने की इंस्टॉलमेंट क्या है 100, दूसरे महीने की इंस्टॉलमेंट क्या है 105, तीसरे टर्म की इंस्टॉलमेंट क्या है, चौथे टर्म की इंस्टॉलमेंट क्या है, तो 30th इंस्टॉलमेंट क्या होगी, तो आप आंसर इज 245। 30th टर्म की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये एक एपी है, इस एपी का 30th टर्म निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर ना निकले तो बेटा मेरी स्क्रीन पे सॉल्व है, वो सॉल्यूशन देख लो। भाई एपी का टर्म तो आप निकालना जानते ही है ना, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो आप निकाल ही सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा है, the difference between any two consecutive interior angles of a polygon is 5 degree। ठीक है, पॉलीगन के जो इंटीरियर कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री है। समझ में आया? यानी कि पहला जो स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल है वो कितना दिया है बेटा 120, दूसरा कितना होगा 125, मतलब 5 डिग्री का डिफरेंस। ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन निकालना। ठीक है, अब बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपको छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता था कि नंबर ऑफ साइड्स पूछी गई पॉलीगन की, तो आप मान लीजिए ये एन साइडेड पॉलीगन है। तो बेटा अगर एन साइडेड पॉलीगन होता है तो उस एन साइडेड पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, वो होता है n-2 इंटू 180। अब आप कहोगे सर ये कैसा फॉर्मूला हुआ, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। तो हमने कहा बेटा हम बता देते हैं। देखो बेटा इधर देखो, सब लोग मेरी स्क्रीन पे देखो, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी तो एक पॉलीगन है ना 3 साइड का, तो उसके कितने इंटीरियर एंगल है, 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम आप जानते हैं ना कितना होता है 180। तो बेटा ये फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स के सम का। दिस इज द सम ऑफ n साइडेड इंटीरियर एंगल, पॉलीगन्स के इंटीरियर एंगल्स का सम है। तो बेटा यहाँ पे साइड्स होती हैं, यहाँ पे साइड्स कितनी है ट्रायंगल में 3 है, तो n की जगह 3 डाल दो, तो 3-2 1 इंटू 180 आ गया। अगर आपको लग रहा है कि मास्टर साहब गलत पढ़ा रहे हैं तो भैया तुम 4 साइड ले लो, 4 साइड के लिए क्या करो n-2 इंटू 180 ऐसे लिख लो, और अभी चेक कर लो कि भैया कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है इसके चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 होता है। अब इसमें n की जगह 4 डाल दो, तो 4-2 क्या आएगा 2 इंटू 180 कितना हुआ 360। तो इसका मतलब आपको एक जनरल याद रखना पड़ेगा कि कोई भी n साइडेड अगर पॉलीगन होता है तो उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है n-2 इंटू 180। ये देखो बेटा लिखा, ठीक है। तो बेटा अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब आपको जहां पे डाउट हो तो आप हमसे पूछ लो दोबारा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन खत्म हो गया अभी। अब ये जो सम है ना वो n साइडेड पॉलीगन का जो सम है उसी सम के बराबर कर दो, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स क्या फॉर्म कर रहे हैं एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो n साइडेड पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स अगर एपी फॉर्म कर रहे हैं तो उसका भी सम क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। a आपका 120 है तो 120 इंटू 2 240 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 5 है। इसको बेटा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, दोनों को LHS और इक्वल RHS इक्वल हो गए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सॉल्व करिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपके दो यहाँ पर आएंगे, एक n की वैल्यू 9 आएगी और n की वैल्यू 16 आएगी। तो बेटा जो n की वैल्यू 9 है वो एक्सेप्टेबल होगी, वही आपको ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सम निकालना है क्या सर? हाँ क्या बेटा? सर सम फाइंड आउट करना है। हाँ ठीक हो। नहीं सम नहीं निकालना है, क्यों नहीं होगा? n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। सर 16 क्यों नहीं होगी? 16 देख लेना, 16 भी हो सकती है, ओरिजिनल इक्वेशन को देख लेना, सेटिस्फाई करा के हो रही तो वो भी हो जाएगी। मैंने गलती से एक ही लिखी है, ओरिजिनल इक्वेशन जो आपकी दी है ना सबसे ऊपर तो सेटिस्फाई नहीं करेगी।
Sir, your voice is not coming.